नमस्कार रेल साथियों। हमने सोल्व कर लिया था जयपुर डिवीजन का WLI का पेपर, जो कि 9 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था। उसका फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 55 तक कर लिया था, और अब उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अपन 56 से चलेंगे। 55 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है गलत मिलान खोजें। कौन सा गलत है इनमें से ढूंढना है आपको। 56 है। तो यहाँ जो न्यूनतम मजदूर अधिनियम जो 1948 है बिल्कुल करेक्ट है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 भी बिल्कुल करेक्ट है, और कारखाना फैक्ट्री अधिनियम 1948 भी करेक्ट है। ये जो मजदूरी संविदा अधिनियम है ये करेक्ट नहीं है। तो ये जब अपने को वैसे भी 3 का पता पड़ जाए तो चौथा अपना वैसे ही छाट लेंगे। तो 56 में सी आंसर इज करेक्ट। एनपीएस योगदान के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो ये नेशनल पेंशन सिस्टम है, जो कि 2004 के कर्मचारियों के बाद लागू किया गया था। इसमें जो अधिकतम आयु सीमा है वो 70 वर्ष है। वो आपके 70 वर्ष है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनता है वो सी ऑप्शन बनता है करेक्ट आंसर। 58 की बात करते हैं। 58 में है श्रम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और काम करने की स्थिति पर 4 कोड लागू करने की परिकल्पना की थी। ये 4 श्रम कोड 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को युक्तिगत संगत बनाएंगे। तो जो 44 हैं वो आपके ऑप्शन डी में है। तो यहाँ आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है निरंतर कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के प्रयोजन के लिए औसत अवधि है। तो वो द्विसाप्ताहिक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 59 एक रेल कर्मचारी सभी प्रकार की छुट्टियों सहित अधिकतम कितनी निरंतर छुट्टी ले सकता है? तो वो 5 साल ले सकता है। साथियों ध्यान रखिए, अपने पूरे सेवा काल में 5 साल। तो 5 साल यहाँ देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन ए में है, इसलिए अपना ए आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लेवल 7 में काम करने वाले कर्मचारी को दिए जाने वाला राष्ट्रीय अवकाश भत्ता है। तो वो 630 रुपये है, लेवल 6 से 8 तक। और ये जो आपका है ये 3 से 5 तक का है। और ये जो 384 है ये आपके 1 से 2 का है। तो यहाँ पे इन्होंने 7 का पूछा है, तो 7 में 630 आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये कंफ्यूज मत होइएगा बी, क्योंकि बी यहाँ दिया हुआ तो यहाँ सी आएगा। ये मिस प्रिंट है पेपर में, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऊपर के प्रश्न को देखते हैं। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी है, तो ये कॉमन सेंस ही बात है कि ये सी होगा। तो यहाँ पे अब कॉमन सेंस ही बात है कि ये सी होगा। तो 61 में सी आंसर इज करेक्ट। 630 रुपये आएंगे डे। 630 ध्यान रखिएगा, 630। और प्रश्न संख्या 62 की बात करें, 62 सही विकल्प चुने। तो बचाव सलाहकार उसी रेलवे से होना चाहिए जो आरोपित कर्मचारी का है। बिल्कुल सही है। दूसरा है निलंबित रेल कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी के पक्ष में बचाव सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है। ये भी सही है। तो यहाँ दोनों सही है, तो दोनों सही ऑप्शन यहाँ सी में है, जो कि आपके करेक्ट आंसर है। 62 में सी आंसर, 62 में सी हो जाएगा। यहाँ जो 63 नंबर का प्रश्न है साथियों, उसमें इन्होंने सतर्कता जांच से उत्पन्न विभागीय जांच को 233 दिनों में पूछा है, जो पूरा करने पर वरिष्ठ जो सीनियर प्रवेश स्तर के सेवारत जांच अधिकारी को कितना मानदेय मिलता है? तो वो मिलता है 6000 रुपये। वो मिलता है आपका 6000 रुपये मिलता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो यहाँ 63 में ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रनिंग स्टाफ के लिए एक बार में कुल ड्यूटी साइन इन से साइन ऑफ तक सामान्य रूप से कितने घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो आपके 64 में सी है, 10 घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 64 में आपका जो यहाँ आंसर बनेगा वो 10 घंटे बनेंगे, यानी 64 में
सी आंसर। वर्क स्टडी के तहत पदों के समर्पण से मुख्यालय रिक्ति बैंक में मनी वैल्यू का कितना हिस्सा जमा किया जाता है? तो यहाँ पे जो मनी वैल्यू बैंक का जो हिस्सा जमा किया जाता है वो आपके 35% किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। 65 में सी करेक्ट आंसर है। 66 है साथियों, जब तक ये निर्दिष्ट नहीं किया जाता कि लेवल 1 के सभी विभागों के कर्मचारियों को लेवल 2 पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए सभी रेल सेवकों को कम से कम 2 वर्षों की सेवा आवश्यक है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 66 में बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 67 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन 67 है यहाँ, यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर निलंबित कर दिया जाता है, सेवानिवृत्ति की तिथि पर जिस दिन रिटायरमेंट है उस दिन निलंबित कर दिया जाता है, तो आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सक्षम अधिकारी है? क्या गजब का प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न आया साथियों, बहुत ही दिमागी प्रश्न आया है। तो यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत यही है कि उस दिन आपका अनुशासनात्मक अधिकारी होता है वो इसके लिए सक्षम होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या जो 68 है MSOP का है के अनुसार, MSOP के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को दर्ज की गई जन्मतिथि में परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो PCPO बनेगा। PCPO कर सकता है आपके PCPO, जो कि हेडक्वार्टर में बैठता है। तो NWR का PCPO श्री प्रभास कुमार जी हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ 68 में आपका सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 69 है, एक अवकाश को दूसरे अवकाश में बदलना संभव है, तो ये कैसे बदला जा सकता है? एक अवकाश को दूसरे अवकाश में कैसे बदला जा सकता है, कैसे संभव है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर अपन बात करें एक अवकाश को दूसरे अवकाश में बदलना संभव है, तो कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर मंजूरी देने वाले अधिकारी द्वारा, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे अवकाश की समाप्ति के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने के 30 दिनों के भीतर, ये भी करेक्ट है। और पहले से स्वीकृत अवकाश पर कोई परिवर्तन मान्य नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत है। तो इस हिसाब से अपना पहला और दूसरा ठीक है। तो यहाँ ए और बी दोनों यानी 69 में डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। 69 में डी। 70 में चलते हैं, जहां कुल क्वार्टर्स की संख्या 50 या 50 से अधिक हो, वहां पर ST SC के लिए 10% क्वार्टर आवंटित के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। तो वो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सी में है, इसलिए यहाँ सी आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ सी आंसर आपका हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है आपके ORIMS का विस्तार रूप क्या है? तो ओ से हो गया ऑनलाइन, और आई का पहले हो जाएगा इंडेटिंग एंड आर से रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बैठता है आपके ऑप्शन सी में, क्योंकि यहाँ रेलवे है तो रेलवे में आर से रिक्रूटमेंट होता है, रेलवे नहीं होता, तो ये कट हो जाएगा। और यहाँ आर से रिसर्च दे रखा है तो यहाँ रिक्रूटमेंट होगा, तो रिसर्च भी यहाँ गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से अपन देखें तो ये सी आंसर आपका करेक्ट बैठता है। चलिए 71 में सी आंसर है। ओ चलिए 72 का देखते हैं। 72 का देखते हैं। अवकाश नकदीकरण के लिए नकदीकरण के बाद अवकाश खाते में न्यूनतम दिन का अवकाश होना चाहिए। अवकाश नकदीकरण के लिए नकदीकरण के बाद अवकाश खाते में न्यूनतम दिन का अवकाश होना चाहिए। तो वो है आपके 30 दिन। और ये 30 दिन कैसे आते हैं? मान लीजिए आपके अकाउंट में 40 है, कम से कम LAP, आपने 10 का नकदीकरण करा लिया तो 30 बचनी चाहिए।
यदि 29 भी नहीं होती है तो आप नकदीकरण नहीं करा सकते, तो कम से कम 30 होना जरूरी है। इस हिसाब से सी ऑप्शन, बेहतर का सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्षेत्र की बात करते हैं। बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से भविष्य निधि से निकासी 75% या 12 महीनों का मूल वेतन जो भी कम हो निकाला जा सकता है। तो 75 यहाँ बी ऑप्शन में है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 74 है, 74 आपके देख लेते हैं। सही विकल्प चुने, ठीक है चुन रहे हैं। एक कर्मचारी HRMS ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के ESS मॉड्यूल के माध्यम से नाम में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध कर सकता है। बिल्कुल 100% कर सकता है। एक कर्मचारी HRMS ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के ESS मॉड्यूल के माध्यम से परिवार के विवरण में बदलाव के लिए अनुरोध कर सकता है। बिल्कुल 100% कर सकता है। तो यहाँ तो दोनों ही सही है, तो दोनों सही किसमें है, सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे सी आंसर आपका आ जाएगा। चलिए 75 पे चलते हैं। 75 जी क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती RRB के माध्यम से की नहीं जाती और महाप्रबंधक की शक्तियों में निहित है। तो यहाँ जो स्काउट और गाइड कोटा जो करता है वो महाप्रबंधक में है, तो ये करेक्ट है। अनुकंपादार पे भी महाप्रबंधक के पास है, सांस्कृतिक कोटा भी महाप्रबंधक के पास है, तो यहाँ RRB से कोई सा भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ जो राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी बनेगा, तो यहाँ डी आंसर इज करेक्ट। 75 में डी। फिर बात करते हैं हम छिंत्र की जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो एग्जामिनेशन। तो यहाँ GDC की बात हो रही है साथियों। GDC की करेंसी किस वर्ष तक बढ़ाई जाती है, तो GDC की जो करेंसी है वो 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। तो इस से आपको देखते हुए अपना जो आंसर बैठता है बी बैठता है। छिंतर में बी आंसर इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं कौन सा सत्य है। यहाँ रेल कर्मचारी की आत्महत्या से मृत्यु होने की स्थिति में अनुकंपाधार पर नियुक्ति के स्वीकार्य नहीं है, तो ये तो गलत है। अनुकंपाधार पर नियुक्ति सभी मामलों में 90 दिन की समय सीमा के भीतर की जानी है, ये भी गलत है। लापता कर्मचारी के मामले में अनुकंपाधार नियुक्ति 2 साल की अवधि है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। मंडल रेल प्रबंधक रेलवे कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 20 साल तक के मामलों पर विचार कर सकता है और 25 साल तक आपके GMO उदय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा डी बनेगा करेक्ट। तो यहाँ जो 77 है उसमें आपका डी आंसर करेक्ट बनेगा, 77 में डी। क्योंकि यहाँ पहला ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, यहाँ डी सही है, इसलिए डी आंसर आपका यहाँ राइट बन जाएगा। ये डी कथन सत्य है। चलिए सही विकल्प चुन लेते हैं। तो देख लेते हैं, दुर्घटना रहित सेवा पुरस्कार सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। फिर है केवल सुरक्षा श्रेणी में सेवा की अवधि की गणना की जाती है, नहीं ये तो गलत है। मेजर पेनल्टी के मामले में पुरस्कार राशि 70% कम हो जाती है, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पे एक पहला ही सही है, तो पहला सही, दूसरा और तीसरा गलत। हाँ यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, तो ए में 78 है। चलिए 79 देखते हैं। 79 है, सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुन लेते हैं। तो 79 क्या कह रहा है यहाँ, रेल सेवक द्वारा दैनिक भत्ता तब लिया जा सकता है जब वो अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर के दायरे से आगे के दौरे पर जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, 8 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। दैनिक भत्ते का 70% मुख्यालय से 6 घंटे से अधिक एवं 12 घंटे से कम की अनुपस्थिति की दर से देय है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है आपके किसी स्थान पर लगातार रुकने के लिए 180 दिन तक पूर्ण दर पर दैनिक भत्ता दिया जा सकता है, यानी 6 महीने तक, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपके तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका मतलब सी सभी सही हैं, सभी सही है। तो आपका 79 में आपका जो ऑप्शन बनेगा वो सी आंसर बनेगा। चलिए 80 में चलते हैं। सही विकल्प चुन लेते हैं। तो चलिए किलोमीटर भत्ता या किलोमीटर भत्ते के बदले अलाउंस रनिंग अलाउंस की श्रेणी में आता है। हाँ बिल्कुल सही आता है।
रनिंग स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के प्रयोजनों के लिए मूल वेतन का 55%। हाँ, ये मैं पिछले वीडियो में आपको खूब क्लियर कराया, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है, स्तर पद पर वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल वेतन का अतिरिक्त 55% मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ये देख लेते हैं किस में है। तो ये बी में बैठ रहा है, 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। इस हिसाब से आपके यहाँ 80 में बी आंसर आ जाएगा। 80 में आपके बी आंसर आ जाएगा। 80 में बी आंसर इज करेक्ट आंसर। 81 चुन लेते हैं, सही विकल्प चुनिए, चुन लेते हैं। 7वें वेतन के अनुसार नर्सिंग स्टाफ को 7200 रुपए प्रतिमाह नर्सिंग भत्ता है। बिल्कुल करेक्ट, 7200 रुपए है, बिल्कुल करेक्ट। नर्सिंग स्टाफ एवं आरपीएफ स्टाफ को रात्रि ड्यूटी भत्ता दे ही है, तो ये भी दे ही है, करेक्ट है। नाइट ड्यूटी अलाउंस की गणना के लिए अधिकतम मूल वेतन की सीमा 43,600 रुपए प्रतिमाह है, तो ये भी सही है। तो यहाँ तो तीनों ही सही है, तो जब तीनों ही सही है तो आंसर सभी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ जो 81 में सी आपका ऑप्शन सी आंसर बनेगा। 82 की बात करते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के तहत जांच के निलंबित रहने के दौरान एक इंटरनल कमेटी की सिफारिश पर एक पीड़ित महिला रेल सेवक को विशेष अवकाश में आकस्मिक रूप में कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो वो 3 महीने है साथियों। 3 मंथ का पीड़ित महिला को अपने यहाँ उसकी अवकाश स्वीकृत की जाती है। ये जो है रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार 3 महीने है, तो 3 महीने का मतलब 90 दिन। तो 90 दिन यहाँ किस ऑप्शन में है? 90 दिन यहाँ डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 82 में डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 83 चलते हैं साथियों। तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण जॉब एनालिसिस करने की समय अवधि है, तो वो 72 घंटे है। ओहो, 72 घंटे है। इंटेंसिव के लिए 42 घंटे हैं, तो यहाँ 72 घंटे हैं। तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण के लिए जॉब एनालिसिस के लिए 72 घंटे हैं, तो 72 घंटे डी ऑप्शन में है, इसलिए 83 में आपका डी आंसर राइट। 84 देख लेते हैं। 84 है साथियों। कारखाना अधिनियम के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। कारखाना अधिनियम के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए, तो कर लेते हैं। जिस कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक है, वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां एम्बुलेंस की नहीं, वहां डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, वहां कल्याण निरीक्षक भी होना चाहिए 500 आदमियों पर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। जिस कारखाने में 350 से अधिक श्रमिक कार्य, तो वहां कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी। ये 350 नहीं, ये 250 आदमियों पर है कैंटीन। और कारखाने में प्रति 150 श्रमिकों पर एक फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराएगा। हाँ, तो ये सही है। इसका मतलब यहाँ पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ जो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 84 में यहाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये जो 85 प्रश्न है साथियों, ये एमएससीपी के संबंध में सही विकल्प चुने। तो एमएससीपी के बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि इसमें 3 वित्तीय लाभ मिलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं। 3 जो आगे के 3 ग्रेड इसमें कर्मचारी को 10-10 साल के अंतर पे दे दिया जाता है, यानी 10, 20 और 30 के अंतराल पर इसको दे दिया जाता है। और इसमें पोस्ट चेंज नहीं होती है, जैसे आप ग्रुप सी में आए ग्रुप बी अधिकारी बन गए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आगे के 3 ग्रेड दिए जाते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है। और एमएससीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, और यह आपके 1/9/2008 से लागू हुआ था। ये 1/9/2008 से लागू हुआ था। और इसमें आजकल एक वेरी गुड का बेंचमार्क और कर दिया गया है, जो कि आपके 25 जुलाई 2016 से वो लागू है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सही है इससे संबंधित। 10, 20, 30 वर्ष पूरे होने पर एमएससीपी के तहत 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होंगे, बिल्कुल करेक्ट। एमएससीपी देते समय आरक्षण कोटे को ध्यान में रखा जाता है, ये गलत है। एमएससीपी के तहत वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित होगी, तो ये भी आपके नहीं होगी, यदि गलत है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ गलत है, पहला सही है। तो पहला सही, दूसरा और तीसरा गलत है, पहले ही ऑप्शन में है, तो आपका यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। 85 में ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 85 में ए करेक्ट आंसर। जो 86 नंबर का प्रश्न है साथियों, वो देख लेते हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त परिषद के आधिकारिक पक्ष से अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है आपके कैबिनेट सचिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कर्मचारी कल्याण और सुविधा के तहत यह किस मांग संख्या के अंतर्गत आता है? तो वो आता है मांग संख्या 11 के अंतर्गत, यानी कि 87 में डी आंसर है साथियों। फिर आता है आपके 88 नंबर, ई ऑफिस में फाइलों के लिए कौन सा फंक्शन उपलब्ध नहीं है? तो डिजिटल हस्ताक्षर हैं, बंद करे हैं, भेजे हैं या मिटाए नहीं है? तो यहाँ सी आंसर इज 88 में सी इज करेक्ट। फिर 89 में आते हैं साथियों, कौन सी अनुसूची कर्मकार क्षतिपूर्व अधिनियम 1923 के अनुसार व्यावसायिक रोगों की सूची को इंगित करती है? तो वो थर्ड है, अनुसूची थर्ड। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी बन जाएगा 89 में सी ऑप्शन। सही विकल्प चुन लेते हैं। विभागीय कार्रवाई समाप्त होने तक रेल सेवा को कोई ग्रेजुटी दे ही नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सेवा अवधि जो डाइज नोन के रूप में मानी गई हो, पेंशन लाभ के लिए अहरिक सेवा के रूप में मानी जाएगी? नहीं, ये गलत है। अनाधिकृत सेवा अवधि को पेंशन लाभ के लिए अहरिक सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा। हाँ, ये सही है। इसका मतलब 1 और 3 सही और 2 गलत। तो 1 और 3 सही, 2 गलत, ये बी ऑप्शन में है आपके। तो यहाँ आपका 90 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 91 में चलते हैं। निःशक्ता पेंशन पर पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले स्थायी परिचर भत्ते कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस की राशि कितनी है? तो ये राशि है आपके 6750 रुपए प्रति माह। 6750 रुपए प्रति माह है, पर मंथ। तो ये आपके ऑप्शन सी में है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 91 में सी। एक रेल सेवक को खेल कूद कोटे के तहत कितनी अग्रिम वेतन वृद्धि दी जा सकती है? तो वो 5 दी जा सकती है साथियों। तो 5 आपके ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 92 में डी। उत्कर्ष खिलाड़ियों को बिना बारी के पदोन्नति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी जीएम महोदय साहब हैं जीएम महोदय साहब हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपका 93 में बी आंसर इज करेक्ट आंसर। 94 है, कामगार मुआवजे की गणना के लिए मासिक वेतन सीमा क्या है? तो ये 15,000 रुपए है साथियों। यह आपकी राशि 15,000 रुपए है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ आपका 94 में डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 95 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, गौर से समझिएगा इसको। बाल दत्तकग्रहण अवकाश चाइल्ड अडॉप्शन लीव लेने की छुट्टी के बारे में क्या है? छुट्टी की अवधि 135 दिन है? नहीं, ये तो गलत है यार। 2 से अधिक जीवित बच्चों वाली दत्तक माता के लिए स्वीकार्य नहीं, 2 बच्चों तक ही है ये अवकाश खाते से डेबिट किया जाता है? नहीं, अवकाश खाते नहीं है, तो अलग से छुट्टी मिलती है। फिर तीनों गलत हो गए। यहाँ चौथा क्या है? 1 वर्ष तक के बच्चों को गोद लेने पर अवकाश स्वीकार्य। हाँ, ये सही है। तो आपके 95 में डी आंसर हो जाएगा। 95 में डी आंसर हो जाएगा। ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों को मिला के अधिकारियों के लिए कितने केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान हैं? तो मौजूद में वर्तमान में 6 हैं। तो 6 आपके बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ दोनों का है साथियों, यहाँ ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए 6 है, ये ध्यान में रखिएगा। दोनों के लिए 6 है, ये ध्यान रखिएगा। 97 अध्ययन अवकाश स्टडी लीव की स्वीकृति हेतु मंडल स्तर पर सक्षम अधिकारी कौन है? तो मंडल स्तर पर जो आपका सक्षम अधिकारी है वह विभागीय शाखा अधिकारी होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अनुकंपाधार पर नियुक्ति के मामले में मर्द कर्मचारी की पत्नी को चौथा अवसर प्रदान करने के सक्षम प्राधिकारी जीएम महोदय हैं। ऑप्शन डी 3 अवसर उसको मिलते हैं, चौथे अवसर के लिए सक्षम अधिकारी जीएम महोदय हैं। तो यहाँ 98 में आपके डी आंसर हो जाएगा।
और कोई रिकॉर्ड उपलब्ध न होने पर शपथ पत्र के आधार पर, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए। कोई रिकॉर्ड उपलब्ध न होने पर शपथ पत्र के आधार पर सेवा रजिस्टरों के पुनर्निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो वो आपके पीसीपीओ साहब हैं, जो कि एनडब्ल्यूआर के वर्तमान में श्री प्रभाष कुमार जी हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट, यानी 99 में बी करेक्ट ऑप्शन। लास्ट है, मॉडल एसओपी 2018 के अनुसार 1:1 के आधार पर रेवेन्यू पोस्ट बनाने की शक्ति किस में निहित है? तो वो शक्ति निहित है साथियों आपके मंडल रेल प्रबंधक को, आपके डीआरएम साहब को, डीआरएम साहब को। तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो सी होगा, 100 में सी। तो ये था साथियों आपका जयपुर WLI का पेपर, जो 10 से 12 कंडक्ट हुआ था, और ये 9 जुलाई 2022 को कंडक्ट हुआ था, 9 जुलाई 2022 को। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर दिया है। आप इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय रेलवे, जय हिंद, जय भारत।